स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने जैसे कि मैंने बताया कि ना सिर्फ एग्ज़ाम के हवाले से और इस कोर्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर भी आप फर्दर जहाँ पर भी केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, वहाँ पे स्टीरियो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसको पढ़ना है, इसलिए नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम के हवाले से। जो है इसको हमने फर्दर फ्यूचर में भी आप जो है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपने इसको करना है अच्छे तरीके से। जो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी क्या क्या चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हैं इसको पढ़ने के बाद कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स का पता चले। उसमें हमारे पास डिफरेंट मतलब 3 मेन मतलब जो है वो हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमारे पास आ जाते हैं इसमें जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और उसमें हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो उनकी आगे फर्दर जो है वो हमने डिटेल पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको वन बाय वन हम जो है वो इसको देखेंगे। एज़ फॉर रेफरेंसेस जो है वेट की बुक है, क्लेडन की बुक है, स्मिथ की बुक है, फ्रांसिस ए कैरी की बुक है, श्मिट की बुक है, इलियल की बुक है। कोई मतलब कोशिश तो करें कि एटलीस्ट 2 से 3 किताबें तो मस्ट जो है वो आप देखें। सारी अगर आप सारी देख लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 तो इन बुक्स को एज़ अ रेफरेंस के तौर पर आप जो है वो उनमें से जो है उस चैप्टर को आप स्टडी करें। चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स मतलब नई टर्मिनोलॉजी तो नहीं है आप लोगों के लिए। एफएससी से जब हम डेफिनेशंस मतलब पढ़ते हैं उसकी आइसोमर्स की, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो पढ़ते हैं और फिर बीएससी में तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आपने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी होंगी आइसोमर्स की। So isomers are basically non-identical molecules that have the same molecular formula. So there are two classification of isomers, and the one of the type is constitutional isomer, and the other one is the stereoisomers. So constitutional isomers are such type of the isomer they having same molecular formula, but they are different in constitution, but like इनकी connectivity of atoms या जो structure है वो change है, उसमें different तरह की types जो है वो आपने पढ़ी होंगी। स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं कि उनकी कनेक्टिविटी मतलब एक तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो भी सेम रहती है, बट जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स की स्पेस के अंदर जो है वो डिफर कर रही होती है और उस बेसिस पे हम उनको कहते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की थोड़ी-सी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट जो है उनकी कनेक्टिविटी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो उसलिए उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। उसमें उनका आईयूपीएसी डिफरेंट आईयूपीएसी नेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर कर रही होती हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर है अगर उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप की पोज़ीशन क्या है, तो उस बेसिस पर ये प्रॉपर्टीज़ जो है उस लिहाज से चेंज होती हैं। कुछ टाइप्स आपने इसकी पढ़ी होंगी चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, पोज़ीशनल, फंक्शनल, टेराटोमरिज़्म ये वो। तो ये तकरीबन ये वाली टाइप्स जो है वो मेन मेन इसको मैंने बस जस्ट इंक्लूड ही किया है एक रिकॉल करने के लिए कि पिछला जो आपने पढ़ा है इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं? स्टीरियो आइसोमर्स की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? कि स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं दे आर differ only in the way the atoms are oriented in space. Like I mean to say that they how they are arranged in मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो उनकी किस तरह से है। सो दे हैव आइडेंटिकल आईयूपीएसी नेम्स एक्सेप्ट फॉर अ प्रीफिक्स लाइक कोई ऐसा प्रीफिक्स लगा देते हैं जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में है तो हम सिस ट्रांस का वर्ड ऐड कर देते हैं। कन्फर्मेशनल में हम मतलब स्टैगर्ड है या इक्लिप्स्ड है इस तरह से ना या ऑप्टिकल में हम इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर आर और एस इस तरह करके जो है वो
EZ, यानी बाकी उनका जो IUPAC नेम है, बाकी जो है वो फ़ॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन स्टार्ट में कोई प्रीफिक्स में इस तरह का वर्ड आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर जो है, ये कौन-सा वाला आइसोमर है, या ये ज्योमेट्रिकल है, या ये कन्फर्मेशनल, जो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है। सो द डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर सेंटर है, उसके इर्द-गिर्द जो एटम्स की अरेंजमेंट है, वो किस तरह से है। यूँ इसको सिंपल अगर इस स्टेज पर मैं आपको इसका बताऊँ मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3 डायमेंशनल जो है वो अरेंजमेंट है किसी एक पर्टिकुलर सेंटर के इर्द-गिर्द, लेट्स सपोज़ सब्स्टिट्यूएंट्स की। सो दे ऑलवेज़ हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, मीन्स कि उनका फंक्शनल ग्रुप जो है, क्या है, उनके स्ट्रक्चर में क्या है, वो सेम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्क कितना है कि स्पेस के अंदर उनकी जो ओरिएंटेशन है, वो किस तरह से है। सो डू द कंपाउंड्स, लेट्स सपोज़ हमने कैसे मतलब वो करना है, तो थोड़ा-सा ये ज़रा उसका एक चार्ट है कि डू द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला। इफ दे हैव सेम, नो मॉलिक्यूल, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो आइसोमर्स नहीं है। इफ यस, देन दे आर आइसोमर्स। सो डू द कंपाउंड्स हैव द सेम कनेक्टिविटी, नो एंड यस। इफ दे हैव की कनेक्टिविटी सेम नहीं है, तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। सो इफ दे हैव द सेम कनेक्टिविटी और फिर भी वो आइसोमर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो फिर स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब कैन द कंपाउंड्स बी इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स, क्या वो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में ए सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड की रोटेशन से कन्वर्ट हो रहा है? इफ यस, तो वो कौन सी टाइप है, वो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की। और अगर वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो फिर वो है कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। सो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज़्म में क्या है कि इज़ द आइसोमरिज़्म में उसमें कोई टेट्राहेड्रल, कोई मतलब कार्बन सेंटर या कोई इस तरह सेंटर इन्वॉल्व है? अगर नहीं इन्वॉल्व, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज़्म आइसोमर्स कहलाता है, और अगर कोई टेट्राहेड्रल सेंटर इन्वॉल्व है, तो हम उसको ऑप्टिकल आइसोमरिज़्म में कैटेगराइज़ करते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या है कि आर द कंपाउंड्स द नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेजेस, के वो जो कंपाउंड हैं, क्या वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज़िबल है या सुपर इम्पोज़िबल नहीं है? सो इफ नो, देन इट इज़ डायस्टेरियोमर, एंड इफ यस, देन इट इज़ एनेंटियोमर। ठीक है? सो मेनली स्टीरियो आइसोमर्स की हमने 3 टाइप्स पढ़नी है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में फर्दर हम डायस्टेरियोमर्स एंड एनेंटियोमर्स को जो है वो डिटेल में देखेंगे। सो इन ब्रीफ जो अब तक हमने डिस्कस किया कि आइसोमर्स, फिर उनकी कनेक्टिविटी, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, या वो स्टीरियो हैं। सो वो अगर इंटर कन्वर्टेबल है रोटेशन बाय द सिंगल बॉन्ड, तो वो कन्फर्मेशनल है, और अगर नहीं, तो वो कॉन्फिगरेशनल है। सो क्या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं, एक ये भी है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और अगर वो लाइट को रोटेट नहीं करने की एबिलिटी रखते, तो वो ज्योमेट्रिकल में आ जाते हैं। और फिर वो ऑप्टिकल, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, या वो नॉन मिरर इमेजेस हैं, तो उसी हिसाब से हम उनको एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर में जो है वो कर देते हैं। ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो है कि वो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं और क्या हैं, उनको जो आगे चल के वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी ज़रा यहाँ हम एक कंपैरिज़न देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमर्स का। अब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या है कि ये एक एग्जांपल है 2 मिथाइल पेंटेन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, डिफरेंट नेम है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पर अटैच है, और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो 3rd कार्बन पर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनका सेम था, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। इसी तरह आपके पास जो हैं, अगर आप ये देखें कि ब्यूटीन 1, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन और ब्यूटीन, ये आपस में क्या हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, क्योंकि उनकी जो कनेक्टिविटी है, मतलब इसमें 1 ब्यूटीन की अगर आप देखें और 2 ब्यूटीन को आप देखें, तो दोनों में जो है वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मैं 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की बात कर रही हूँ। इसी तरह आप यहाँ देखें कि ये आपके पास है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, और यहाँ 1,2 डायमिथाइल, ये भी साइक्लोपेंटेन ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन प्रीफिक्स में चेंज है। प्रीफिक्स हमें बता रहा है कि कुछ ओरिएंटेशन में फ़र्क है। अगर आप देखें कि ये देखिए, यहाँ दोनों बोल्ड लाइन से मिथाइल अटैच है, और एक यहाँ बोल्ड है और एक जो है वो डॉटेड यानी वेज लाइन से है। इसका मतलब ये है कि वो जो उसकी अरेंजमेंट इन स्पेस है वो डिफ़र कर रही है। वो कैसे है, क्या ये रिप्रेज़ेंट करते हैं ये बॉन्ड्स, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी।
लेकिन अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम पैटर्न पर हैं, अगर वो दोनों डॉटेड डॉटेड लाइंस में होते हैं या दोनों वेज, इनको हम वेज लाइंस कहते हैं, सेम उस पैटर्न पर है तो वो सब्स्टिट्यूएंट सिस कहलाता है, और अगर एक वेज है और एक डॉटेड है तो वो ट्रांस कहलाता है। तो इट मीन्स कि इनकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सारा सेम है, लेकिन स्पेस के अंदर जो है वो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स है। इसी तरह ब्यूटीन जो है वो सिस और ब्यूटीन जो है वो सिस और ट्रांस का लफ्ज उसके आगे ऐड है कि एक इसमें स्पेस में, यानी दोनों मिथाइल डबल बॉन्डेड कार्बन की एक साइड पर है, कि स्पेस में जो उनकी पोजीशन है वो देख लें किस तरह से है। कनेक्टिविटी उनकी सेम है, लेकिन जो उनकी स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। तो जिसमें दोनों मिथाइल सेम साइड पर है वो सिस है, और जिसमें दोनों मिथाइल डिफरेंट साइड पर हैं तो ट्रांस है। तो ये भी एक स्टीरियो आइसोमर की एग्जांपल हुई। सो हमें क्या पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आपके पास एटम की कहीं ना कहीं पे कनेक्टिविटी में फर्क आ रहा होता है, वो किसी ना किसी दो स्ट्रक्चर्स में कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा होता है। ऐसे देखो यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फर्क था, यहाँ 2 पे था, यहाँ पे 3 पे था, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स के केस में कनेक्टिविटी रिमेन्स द सेम, जस्ट जो ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर उसमें फर्क आपके पास आ रहा होता है। So are the following pairs of compound constitutional isomers और stereoisomers? अब आप फर्स्ट वन देख लें कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देखें कि स्ट्रक्चर सेम है या वो नहीं है, तो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। अब आप ये देखें कि बेस, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वेज और डॉट है लेकिन उसकी कनेक्टिविटी सेम नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। लेकिन ये इसका की एग्जांपल अभी हमने पढ़ी थी, देखिए ये कनेक्टिविटी तो सेम है लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, सो इट इज अ स्टीरियो आइसोमर। सो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन स्टीरियो आइसोमर्स का, कि स्टीरियो आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है। अब हम, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि हमने इनकी डिफरेंट टाइप्स देखनी है, तो सबसे पहली टाइप जो हम देखने जा रहे हैं वो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जिनमें क्या होती है, जिसमें रोटेशन होती है अबाउट द सिंगल बॉन्ड और एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। सो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या है, या कन्फर्मेशन हम किसे कहते हैं कि एनी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, कि किसी भी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो चेंजेस आ रही है किसी सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से, उसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं कि वो कन्फर्मेशन है। ठीक है। सो कन्फर्म, और उन आइसोमर्स को हम जो रोटेशन ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से, जो डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट से, देखो कनेक्टिविटी उनकी सेम रहेगी, बस उनकी यहाँ पे ये देखें कि ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है इसकी रोटेशन हो रही है, तो कनेक्टिविटी उनकी वही है, उसी कार्बन के साथ वो तीनों ग्रुप्स अटैच है, लेकिन रोटेशन के बाद जो है वो क्या होगा, उनकी जो कनेक्टिविटी है, यानी कि ये वाला वेज लेट सपोज इधर आ जाएगा, ये वेज इधर आ गया, ये डॉटेड इधर चला गया, नहीं इनकी पोजीशन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में चेंज हो सकती है लेकिन उनकी कनेक्टिविटी विल रिमेन्स द सेम। So such type of isomers in conformational isomers, they have different spatial arrangement या orientation of atoms in a molecule, and which is because of the rotation about the single bonds in a case of alkanes, या रिंग फ्लिपिंग कन्फर्मेशन के रिंग में वहां पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो है वो इस तरह से रोटेशन हो रही होती है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है साइक्लोअल्केन्स के अंदर, लेकिन साइक्लोअल्केन्स अपने आप को एक अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो फ्लिप कर जाते हैं, उनको भी हम चल के आगे पढ़ेंगे। सो जो इन दो रिंग फ्लिपिंग या रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड की वजह से जो है वो दो, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जो है अल्केन्स के केस में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, यानी कि जाहिर है जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन हो रही है और डिफरेंट आइसोमर्स आपके पास बन रहे हैं तो उन सारों की एनर्जी एक जितनी तो नहीं रहेगी। देखो किसी जब कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो वो जो एटम्स है, जो उनकी अरेंजमेंट जब चेंज हो रही है वो इस तरह से अरेंज हो सकते हैं कि वो एक मैक्सिमम रिपल्शन वो क्रिएट करे वहां पर, तो वो हायर एनर्जी पर हो, या जब वो कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट कर रहा हो तो उनकी अरेंजमेंट ऐसी हो जाए कि वो मिनिमम एनर्जी पर हो। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन होती है और डिफरेंट तरह के आइसोमर्स बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी हम उनको दो मेन कन्फॉर्मर्स में कैटेगराइज करते हैं।
एक को हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर और एक को हम कहते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर, ठीक है। इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर वो होता है, वो वाला आइसोमर होता है जो कि मैक्सिमम एनर्जी पर होता है, और स्टैगर्ड कन्फॉर्मर क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी पर होता है, यानी मोस्ट स्टेबल पर होता है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन के रिजल्ट में स्टैगर्ड जो है वो इक्लिप्स में, और इक्लिप्स जो है वो स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन की वजह से जो आइसोमर्स जो बनते हैं कन्फर्मेशनल, उनको नाम हम क्या, इक्लिप्स और स्टैगर्ड, और क्या है ये, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी की बेसिस पर हमने कह दिया कि ये स्टैगर्ड है और ये इक्लिप्स है जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन हो रही है। इनफैक्ट आपके पास इनफिनिट नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन जब बॉन्ड रोटेट कर रहा है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी में कह रही हूँ, जाहिर है कोई एक तो मैक्सिमम और कोई एक तो मिनिमम एनर्जी पर होगा ना। सो हम मेनली उन्हीं दो को डिस्कस कर रहे होते हैं इन डिटेल, और उनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में मजीद फर्दर जो है उनको डिस्कस करेंगे। So almost an infinite number of spatial arrangement of atoms about the carbon-carbon bond exist. All those arrangements which result from free rotation about the single bond are called conformation या कन्फॉर्मर्स या रोटेशनल आइसोमर्स, या सिंपली हम उनको रोटामर्स कहते हैं। यानी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, रोटामर्स, कन्फर्मेशंस, कन्फॉर्मर्स, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी इनका मतलब है। और वो क्या है कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन होती है, उस रोटेशन के रिजल्ट में जो डिफरेंट ओरिएंटेशन बनती है, वो आइसोमर्स उसके रिजल्ट में जो बनते हैं, उनको हम ये वाले आइसोमर्स कहते हैं। रोटेशन अगर ओनली इन अल्कीन्स, लाइक इन सिंगल बॉन्ड के केस में ही रोटेशन होती है। अल्कीन्स या अल्काइंस में रोटेशन जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, वहां रिस्ट्रिक्ट हो जाती है रोटेशन, ठीक है। वहां ना सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, वहां पाई बॉन्ड भी हो जाता है, और वो पैरेलल ओवरलैपिंग्स होता है, तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अगर वहां रोटेशन होगी तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, वो जो पाई बॉन्ड है। सो ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, ये जो रोटेशन है, वो सिर्फ वहीं पर होगी जहां कार्बन का, जहां सिंगल बॉन्ड होगा, इसीलिए हम उनको मेनली अल्केन्स में कर रहे हैं। और साइक्लो अल्केन्स में क्या होता है, रिंग फ्लिपिंग होती है, उसमें बॉन्ड्स में थोड़ी फ्लिपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक फॉर्म से दूसरी, यानी कंप्लीट रोटेशन साइक्लो अल्केन्स के केस में भी नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन फिर भी उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, क्यों कंसिडर करते हैं, वो जब हम साइक्लो अल्केन्स पर जाएंगे तो उसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे मजीद फर्दर, ठीक है। अब हमारे पास बजाय कि मैं उसकी फर्दर डिटेल में जाऊं, तो उससे बेहतर ये है कि पहले मैं आप लोगों को, देखो, आर्म स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल, जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं, या हम नोटबुक पे लिखते हैं, या किसी पेपर पेज के ऊपर लिखा होता है, या स्लाइड्स पर लिखा होगा, तो वो कोई भी स्ट्रक्चर वो टू डायमेंशनल होता है ना, मतलब उसमें आपको स्टीरियो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट तो नजर नहीं आ रही होती ना। सो किस तरह से आपने इन स्ट्रक्चर्स को लिखना है कि उनकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जाहिर है इनमें तो डिफरेंस ही थ्री डायमेंशनल स्पेस में उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है। सो हमें उनको थ्री डायमेंशनली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के रिप्रेजेंटेशंस हैं। सो उनमें फोर मेन टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फॉर ओपन चेन मॉलिक्यूल्स एंड आर यूज्ड टू शो द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। यानी कि किस किस तरह से हम इन कंपाउंड्स को थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट उनकी शो कर सकते हैं, ताकि हम उनके डिफरेंट आइसोमर्स में डिफरेंशिएट कर सकें, और हम बता सकें कि यार ये इस वाले स्ट्रक्चर में ये थ्री डायमेंशनली ये चेंज था, और इसमें ये चेंज है, तो इसलिए ये आइसोमर कहला रहे हैं। सो उसमें आपके पास वेज हेच्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन है, सावर्स प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये चार तरीके हैं जिनसे हम थ्री डायमेंशनली इन कंपाउंड्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे। सबसे पहले अभी जैसे आपने पीछे एक स्ट्रक्चर में देखा कि रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो बॉन्ड्स की किस तरह से हुई थी। ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड वेज है, ये हेच वेज है। सो ये जो सॉलिड लाइन है, इट मींस कि दिस बॉन्ड, यानी कि ये जो है, जो प्लेन, जो पेपर का जो प्लेन है, जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर, लेट सपोज है जो स्लाइड पे ये स्ट्रक्चर है, तो जिस पे ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, इस पेपर का जो प्लेन है, वही प्लेन जो है वो इस वाले, यानी उसी प्लेन में ये वाला एटम जो इस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है वो मौजूद है। सो जो सॉलिड लाइन है, इसका मतलब ये है कि इट इज यानी कि जहां जो यहाँ पे कंपाउंड है, वो उस प्लेन में मौजूद है जिस जो प्लेन ऑफ द पेपर है।
और अगर आपके पास ये हैच वेज जो है या डॉटेड लाइंस है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस बॉन्ड पे, इस बॉन्ड के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, इट इज पॉइंटिंग बैक फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी वो नीचे की तरफ बैक साइड पर वो पॉइंट हो रहा है उस प्लेन ऑफ द पेपर से। और फ्रॉम द व्यूअर, व्यूअर कौन है, यानी आप व्यूअर हैं और आप पेपर के ऊपर देख रहे हैं, तो ये प्लेन ऑफ द पेपर है और दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, के बैक साइड पर जा रहा है, ठीक है। और सॉलिड वेज क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, जो आप पेपर की तरफ देख रहे हो तो ये आपकी तरफ आ रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ कि टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर्स किस तरह से होता है। सो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, और डॉटेड लाइन जो है, हेट वेज जो है, दिस रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज अवे फ्रॉम द व्यूअर और बैक फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। और जो वेज लाइन है, इट इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर और इट इज टुवर्ड्स द व्यूअर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेज, यानी जैसे मैंने बताया टुवर्ड्स द व्यूअर, डैश जो है अवे फ्रॉम द व्यूअर, विगली, विगली मींस टुवर्ड्स और अवे। जब आपको नहीं पता कि एक सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर है या अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो उसके लिए हम उसको विगली यानी इस तरह से शो करते हैं। तो उसमें ये पता चल जाता है कि मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ये टुवर्ड्स भी हो सकता है और ये अवे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेज हेज बॉन्ड स्ट्रक्चर की, जो कि पहला टाइप है इनको थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का। So wedge hedge is usually done for molecules containing chiral center और chiral carbon atom that, अच्छा chiral center या chiral carbon क्या है वो हम उसको डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ेंगे। chiral center या chiral carbon वो कार्बन होता है जिसके साथ चार डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो chiral center है या वो chiral carbon है। So wedge hedge also called dotted line wedge and dash wedge and flying wedge structure भी हम इनको कहते हैं। वेज क्या है, द बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन एंड द हैच्ड क्या है, बिहाइंड द प्लेन। द बॉन्ड्स इन द सेम प्लेन ड्रा इन स्ट्रेट लाइन एंड द बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन ड्रा बाय वेज लाइन। देखें अब ये जो है थ्री डायमेंशनली किस तरह से गई, ये ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये टुवर्ड्स यू है और अवे फ्रॉम द, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्लोरीन को जरा बताया गया, ये आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये इट इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये प्लेन ऑफ द पेपर से अवे है, पीछे की तरफ है, और मिथाइल क्या है, वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। ये आप अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको प्लेन ऑफ द पेपर पे मिलेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन, और CH3 आपकी तरफ उभरता हुआ आ रहा है और हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी अवे फ्रॉम द जो है व्यू। तो ये आपके पास है वेज हैच या बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इसको जरा पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। इसमें अब ये देखें, इसको जरा मॉडल से शो किया गया है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें तो ये आपके पास कायरल कार्बन यानी कायरल सेंटर था, तो ये और ये क्या है, दो ए और बी क्या है, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है। सी देखिए ये आगे की तरफ निकला हुआ है, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द व्यूअर है, और ये डी क्या है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मॉडल में बना के दिखाया गया। अब जरा इसको देखें, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये वाला बॉन्ड देखें टुवर्ड्स द व्यूअर है, देखिए आपकी तरफ ही है ना, आप इसको देख रहे हैं, एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो देखें वो किस तरह से वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। या अगर आप इसको देखते हैं यानी ऊपर इस तरह से कि ये दोनों क्या है, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, और दिस वन जो है दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर, और दिस वन जो है ये वाला शो कर रहा है अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो ये पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में बताया गया है कि किस तरह हम थ्री डायमेंशनली जो है वो उनको शो कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड शो कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स को जो कि है ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी बोल्ड लाइन से, और वो ये वाली जो लाइन है इट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, और जो है वो तो ये किस तरह से वो थ्री डायमेंशनल पर्सपेक्टिव या फ्लाइंग वेज में हम जो है वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जो है वो हम इन कन्फर्मेशंस को, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन होती है, हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं, तो उसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ जो एनर्जी है कि मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी, जाहिर है जो भी आइसोमर है वो रोटेशन से आ रहा है आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन से, तो उसकी एनर्जी एक जितनी तो नहीं होगी ना, मतलब कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं, कितने एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वो जो है उसकी बेसिस पर उनकी जो एनर्जी है उसमें भी चेंजेस आती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी
एक कन्फर्मेशन जो मैक्सिमम एनर्जी पर है और एक जो मिनिमम एनर्जी पर है, मेनली हम उसको कंसिडर कर रहे होते हैं ना, बाकी सारे तो इन बिटवीन होते हैं। सो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज द कन्फर्मेशन विच इज ऑन द मिनिमम एनर्जी। ये वो होता है जिसमें ये सब, जिसमें मतलब जो एटम्स इस तरह से इनकी अरेंजमेंट हुई होती है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे से होते हैं और उनके दरमियान जो है वो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उसमें मतलब वो स्टेबल होते हैं और वो मिनिमम एनर्जी पर होते हैं। एक्लिप्स कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन होती है, इसको आगे चल के हम डिटेल में भी देखेंगे, कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स इस तरह से क्लोजली अलाइंड होते हैं, उनमें जो एंगल इस तरह से कुछ आ जाते हैं, उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो मिनिमम स्टेबिलिटी पर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर आइसोमर्स, और उनकी जो एनर्जी होती है दे आर ऑन द मैक्सिमम। सो उन स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन को हम जरा देखते हैं कि हम जो है वो वेज हैज या पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें कि ये आपके पास एक कार्बन था, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है इट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर एंड इट इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, जिसको यहाँ इस मॉडल में दिखाया भी गया है। और ये देखें यहाँ पे इट इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज टुवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर। या दूसरी पॉसिबिलिटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की, यानी एक पॉसिबिलिटी ये वाली कन्फर्मेशन जो है स्टैगर्ड है और एक पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पे ये दोनों नीचे थे और यहाँ दोनों ऊपर, मतलब ऊपर करके दिखाए गए और यहाँ पे इस तरह से। सो ये आप जरा चेक करें कि दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स पर हैं, ठीक है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट जो स्टैगर यानी टुवर्ड्स द व्यूअर या अवे फ्रॉम द व्यूअर थे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, लेकिन इक्लिप्स में आप जरा आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये देखें, ये भी इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल आ रहा है। कि इक्लिप्स्ड में क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, चाहे वो इस तरह की अरेंजमेंट है चाहे वो इस तरह की अरेंजमेंट है, दे आर इक्वलेंट एंड दीज टू आर आल्सो इक्वलेंट। सो इक्लिप्स कंफर्मेशन में आप थ्री डायमेंशनली जरा उनकी ओरिएंटेशन देखें कि इसके केस में वो एक दूसरे के सामने आमने सामने आ रहे हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, सारे ग्रुप्स देखें, ये वाला ग्रुप इसके पैरेलल है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर वाला, टुवर्ड्स द व्यूअर वाला भी उसके और वो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर वाले भी एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। और यहाँ पे देखे सेम वही केस है, अब जरा डायरेक्शन उनकी नीचे को हो गई है, टुवर्ड्स द व्यूअर वाले भी पैरेलल हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर वाले भी पैरेलल हैं, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर वाले भी पैरेलल हैं, तो इसमें मैक्सिमम रिपल्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से यानी ये अनस्टेबल होता है, ये मैक्सिमम एनर्जी पर होता है। लेकिन अगर आप थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की देखें तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये डिस्टेंस पर है, उनमें कोई एंगल आ रहा है, कुछ तरह से उनके अरेंजमेंट है। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है वो आगे चल के मैं डिटेल में भी पढ़ूंगी, लेकिन बताऊंगी, लेकिन पर्सपेक्टिव और फ्लाइंग वेज फॉर्मूले में किस तरह से आपने कन्फर्मेशन को ड्रा किया हुआ है, हम वो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है वो इक्लिप्स में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है कि आपका ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो 60 डिग्री रोटेट किया है या वो 180 डिग्री रोटेट किया है, तो एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है वो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है आपके पास। यहाँ पे आपको डिफरेंट उसमें बताया गया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन कराई गई है इस स्टैगर्ड इक्लिप्स स्ट्रक्चर में ऑफ 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानोल के, ठीक है, कि ये 180 डिग्री पे रोटेट किया आपके पास, तो आपके पास ये वाली कंफर्मेशन इसकी आ रही है और ये वाला रोटेट किया, यानी ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन थी। जब ये इसने 180 डिग्री की रोटेशन की तो आपके पास इक्लिप्स कंफर्मेशन ये बन गई, और यहाँ इस वाले इधर भी आपने 180 डिग्री की रोटेशन की तो आपके पास जो है वो स्टैगर्ड से इक्लिप्स कंफर्मेशन आ रही है। तो ये बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन आपको बताना मकसद है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड क्या है, रोटेशन किस तरह से होती है, कौन सा आइसोमर बनता है, ये अभी हमने अभी आगे चल के इसको देखेंगे हम बाद में। तो ये तो था आपके पास जो है वो वाला फॉर्मूला, पर्सपेक्टिव और फ्लाइंग और वेज जो है वो आपने देखा, ठीक है, वेज हैच या पर्सपेक्टिव। जो फिशर प्रोजेक्शन है ये अभी मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम देखेंगे ना ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन की और न्यूमैन प्रोजेक्शन की। साहॉर्स प्रोजेक्शन क्या है, वो काफी आपको थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही लगेगा। is used to show interaction between groups on in adjacent carbon atoms. The bond between the two carbon atoms is shown by a longer diagonal line, and the bonds linking other substituent to these carbon are shown projecting up or below this line. ठीक है, साहॉर्स में क्या होता है कि दो कार्बन्स को एक जिनके दरमियान आपने रोटेशन शो कर रही है उसको एक लंबी डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट किया, और इसकी अरेंजमेंट एक ऊपर और दो इस तरह से नीचे या इस तरह से आपने शो करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे तो ये इक्लिप्स में क्या होगा कि वही सारे अब जो ग्रुप्स हैं, वो लाइंस हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन जब इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है वो स्टैगर्ड में कन्वर्ट होगी, तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे कि ये जब 60 डिग्री आप इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो किस तरह से उसके पास आ जाएगा। सो जो स्टैगर्ड होगी वो लेस स्टेबल फॉर्म होगी, और जो इक्लिप्स सॉरी जो स्टेबल हो जो स्टैगर्ड होगी वो मोर स्टेबल होगी, और इक्लिप्स जो है वो लेस स्टेबल फॉर्म होगी। सो शॉर्ट प्रोजेक्शन यूज फॉर एक्सप्लेन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स यानी को हम यूज करते हैं मोस्टली, लेकिन जो इसमें या और मच जैसे कि मैंने बताया कि दे आर जस्ट मच लाइक द डैश एंड वेज डायमेंशनल थ्री वेज फार्मूला. So a Saar projection is a view of the projected bond as we were looking at the model from above and to the right of the model. ठीक है, ये कार्बन क्या है, दिस कार्बन ये वो कार्बन है विच इज नियरर टू द ऑब्जर्वर होगा, और बैक साइड पर वो कार्बन होगा विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा. तो अगर ये बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उनकी अरेंजमेंट इस तरह से हुई हुई है, तो वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, और जब ये बॉन्ड रोटेट होगा, ये नहीं, ये भी आपके पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, वो दिखाया गया है एट द एटम्स और ग्रुप. दिस इज द साहॉर्स प्रोजेक्शन. कि किस तरह से आपने साहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, बेसिकली ये वहां यहाँ पे वो बताया गया है. ठीक है, तो ये कोई इतना साहॉर्स प्रोजेक्शन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंफर्मेशनल आइसोमर्स को डिस्कस करने के लिए. दे आर बिकॉज दे आर जस्ट लाइक पर्सपेक्टिव एंड फॉर्मूला. So the more important way of representation of these conformational isomers three dimensionally is Newman projection formula. कि न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम यूजुअली यूज करते हैं इसमें. ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस वर डिवाइज्ड बाय प्रोफेसर मेल्विन एस न्यूमैन of Ohio State University in the 1950s. Newman projection is a way to represent or to view a molecule by looking along a carbon-carbon single bond to help the orient to help to understand the orientation of the different groups which are attached. ठीक है, तो सो द न्यूमैन प्रोजेक्शन इज यूज्ड मेनली फॉर डिटर्मिनिंग, लाइक ये वाली जो कंफर्मेशन है मेनली ज्यादातर हम यूज करते हैं कंफर्मेशनल रिलेशनशिप को, कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म को स्टडी करने के लिए. And this one is also helpful in order to understand the interaction which leads towards the steric hindrance between different atoms or groups. ठीक है, ना सिर्फ कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म को हम इससे शो करते हैं, उससे हमें जरा क्लियर थोड़ी सी इंडिकेशन भी हो जाती है, हम समझने के काबिल हो जाते हैं कि किस तरह से जो है वो स्टैगर्ड या एक्लिप्स कंफर्मेशन स्टेबल कौन सी है, अनस्टेबल कौन सी है, कार्बन कार्बन रोटेशन के रिजल्ट में किस तरह से डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं. तो वो इससे सारा कुछ बड़ा आसान हो जाता है. स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, आप ये बात जानते हैं कि हर एटम के अंदर एक पर्टिकुलर साइज होता है, और वो एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एक जगह घेरता है. So each atom occupies a certain amount of space, and when atoms are brought close to each other, they leads towards the high energy due to overlapping of the electronic cloud. उसके रिजल्ट में रिपल्शन आपके पास होती है जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को टच करता है. So how to write this Newman projection formula? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. We imagine ourselves taking a view from one atom. ये हम यूं समझते हैं कि लाइक ये एटम हमारे पास फ्रंट में है और वो एटम बैक में है. ठीक है, अब फ्रंट वाला जो एटम होता है कार्बन, जिसके साथ हमने डिफरेंट ग्रुप शो करने हैं, उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके हम 3 बॉन्ड बना देते हैं. जो पिछला बॉन्ड होता है, जो पिछला कार्बन होता है, उसको हम शो करते हैं सर्कल से, और उस सर्कल से हम जो है उसके साथ 3 उसके बॉन्ड बनाते हैं. अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन formula. So the front carbon and its bonds are represented as like this one, and the back carbon and its bonds are represented as like this one. ठीक है, कि ये एक यानी ये आपके पास यानी समझो कि वो साहॉर्स प्रोजेक्शन था. तो अब आपने जरा इसको इस तरह करके देखा है, तो ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, और इस फ्रंट को आप इस तरह से लिखते हैं और बैक को इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा गया है. इसको जरा डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है, लिखना है. इन न्यूमैन प्रोजेक्शन द कार्बन एटम अवे फ्रॉम द वीवर इज कॉल्ड द रियर, यानी जो बैक कार्बन होता है दैट इज अवे फ्रॉम द वीवर या रियर या बैक कार्बन कहलाता है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, एंड द कार्बन एटम फेसिंग द वीवर इज कॉल्ड द फ्रंट कार्बन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटर ऑफ द अबव सर्कल. के ऊपर जो है वो सेंटर उसका जो है वो फ्रंट कार्बन कहला रहा होता है. Of above the circle which is shown by the dot, and the remaining bonds on each carbon atoms are shown by the small straight lines at angle of 120 degree as follows. So bonds joined to front carbon intersect at the central dot. ठीक है, कि central dot जो front carbon को show कर रहा है उसके उससे 3 lines आपने
ड्रॉ की, वो आपका फ्रंट कार्बन है और उसके 3 सब्स्टिट्यूएंट जो उसके साथ अटैच हैं। सो जो बैक पे आप उसके ऊपर आप एक सर्कल बनाते हो, वो आपका बैक वाला कार्बन शो कर रहा होता है, और उससे 3 लाइंस आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, वो उसके सब्स्टिट्यूएंट को शो कर रहे होते हैं। सो द बॉन्ड जॉइंट्स टू द रियर कार्बन आर शोन एज इमर्जिंग फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो दिस इज अ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द ईथेन शोइंग द फ्रंट कार्बन एंड द बैक कार्बन। So there is more detail how to draw a Newman projection. Look directly, ये आपके पास मॉडल एक बना हुआ है, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, पहले ये आपने लिख लिया। सो द सर्कल रिप्रेजेंट्स द बैक कार्बन एंड द डॉट रिप्रेजेंट्स द फ्रंट कार्बन। देन आपने क्या किया, आपने बॉन्ड्स बनाए, फ्रंट वाले कार्बन के 3 बॉन्ड बना लिए और बैक वाले कार्बन के 3 बॉन्ड बना लिए। So draw the bond on the front carbon as 3 lines meeting at the center of the circle, and draw the bonds on the back carbon as 3 lines coming out of the edge of the circle. ठीक है, और अब डिपेंड करता है, अब आप इथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हो, लेट सपोज, तो सबके साथ हाइड्रोजन लगा दिया। अगर कोई और स्ट्रक्चर होता तो उसके साथ जो कोई सब्स्टिट्यूएंट होता या कोई मिथाइल वगैरह या कोई एल्काइल ग्रुप होता, तो उसी तरह से आप उसके साथ लगाते हैं। ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, और इस तरह से बस न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। अच्छा, ये वाली जो प्रोजेक्शन बनी है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को। ठीक है, आपको पता है ना कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में वे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और इक्लिप्स कन्फर्मेशन वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा। तो जब इक्लिप्स कन्फर्मेशन में आप जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड होता है ना, वो एग्जैक्टली यानी, और आगे वाले कार्बन के जो बॉन्ड है वो आप एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल शो कर रहे होते हैं, और यहाँ वो आप एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर शो कर रहे होते हैं, पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को इस तरह से। तो उस बेसिस पे हम उनको स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन कहते हैं। यानी यहाँ आपके पास ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, सॉरी पर्सपेक्टिव फार्मूला है, इसको आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन में करना है। यानी आप ये सोचिए कि आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि बैक वाला कार्बन आपको नजर नहीं आ रहा है, विच इज दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये आपके पास फ्रंट कार्बन है C2, लाइक ये वाला कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है। ठीक है, ये OH इसका एक सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट CH3 था, H था, वो तीनों इसके ऊपर लिख दिए। ठीक है, CH3 जो था वो प्लेन ऑफ द ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर था, उसको आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा। OH जो है वो बोल्ड लाइन में था, तो इसको आपने इस साइड पर लिख लिया, और ये जो डॉटेड लाइन में था उसको आपने अपनी इस साइड पर लिख लिया। इसी तरह अब आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपने पहले वाले कार्बन का OH जो बोल्ड में था वो लेफ्ट साइड पर रखा है, तो दूसरे वाले कार्बन के भी बोल्ड को उसी साइड पर रखना है, और यानी कि इन दोनों को इस सर्कल की एक साइड पर रखना है। ठीक है, यानी कि ये जो डॉटेड वाले हैं, अगर आपने उनको लेफ्ट साइड पे, इस वाले कार्बन वाले के केस में लेफ्ट पर रखा है सर्कल के, तो इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को भी उस पर ही रखें, तभी ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि OH को आपने इस साइड पे रखा, तो Br को भी आपने उस साइड पर ही रखा। ठीक है, और दोनों H जो थे वो डॉटेड लाइन में थे, वो इधर आगे, और जो चीजें आपके पास प्लेन ऑफ द पेपर में थी वो आपने ऊपर और नीचे लिख दी। तो ये आपने बेसिकली कन्वर्ट किया, पर्सपेक्टिव को आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा। अब चाहे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, तो ये भी आपके पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, और ये भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आपके पास बनी है। ठीक है, सो आपने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या पर्सपेक्टिव फॉर्मूला को आपने किस तरह से कन्वर्ट किया है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। यानी ये आपके पास CH3 BRH था, और ये यहाँ पे फ्लोरीन है H और CH3 है। ठीक है, ये आप इसको देख रहे हो, ये आपके पास इसका फ्रंट कार्बन है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट ये उससे मर्ज हो रहे हैं, और ये आपका बैक कार्बन है। यानी ये आपको इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये पीछे वाला आपको ये वाला कार्बन नजर नहीं आ रहा है। यानी ठीक है, ये इस तरह से है। तो इस कार्बन को आपने फ्रंट कार्बन लिया, हाइड्रोजन को आपने एक साइड पे रखा, इस साइड पे आपने ब्रोमीन को रखा, और ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर CH3 को अपने ऊपर रखा। इसी तरह हाइड्रोजन भी बोल्ड फॉर्म में था, तो आपने हाइड्रोजन और ब्रोमीन को सेम साइड पर रखा। दूसरी साइड पर आपने जो डॉटेड लाइन में था वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन को रखा। तो ये आपके पास बॉन्ड लाइन, यानी आपने रिप्रेजेंटेशन जो पर्सपेक्टिव था उसको आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें अब यह देखें, इसमें अब आप ये देखें कि आपके पास यानी वही फ्रंट कार्बन C2 CH3 ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, इसमें अब वही चीज बन रही है, यहाँ पर भी स्टैगर्ड ही बन रही है कन्फर्मेशन। लेकिन इसमें ये देखें कि OH और Br उस पिछले वाले स्ट्रक्चर में इस दोनों साइडों पर थे, इधर मैंने इधर करी, नहीं दोनों पॉसिबिलिटीज में आप कोई भी कर सकते हैं, और यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटीज की गई है। ये तो था स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। आपने पर्सपेक्टिव को न्यूमैन प्रोजेक्शन में जब लिखा, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में यहाँ ये भी स्टैगर्ड में था,
और ये भी स्टैगर्ड में ही ज़ाहिर है आना था। तो ये आपने पर्सपेक्टिव फॉर्मूले को शिफ्ट किया, किस में लिखना, न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखना सीखा। अब आपने जरा ये देखना है कि ये आपके पास है इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है ना, यानी जब आपने हमने अभी देखा था कि हम जब 180 डिग्री बॉन्ड की हमने रोटेशन की थी पीछे, तो हमारे पास ये जो है वो स्टैगर्ड जो है इक्लिप्स, ये इक्लिप्स कंफर्मेशन है ना। आपको रोटेशन की समझ नहीं आ रही तो बेशक कोई बात नहीं, आप इसको देखें। ये तो आपको पता है ना कि ये जब एक दूसरे के पैरेलल थे ये वाले सारे बॉन्ड्स, तो मैंने कहा था कि ये इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होती है जिसमें तमाम बॉन्ड एक ओरिएंटेशन इस तरह से वो टुवर्ड्स द व्यूअर वाली, अवे फ्रॉम द व्यूअर वाली, जब वो के पैरेलल हो जाए। तो आपने फिर क्या किया, आपने यानी उसके केस में OH और जो है वो यानी फ्रंट कार्बन, ये कार्बन उसका OH हाइड्रोजन और CH3 आपने लिख लिया। और फिर बैक कार्बन आपके पास जो है वो क्या है, उसमें BR H, यानी उसके नीचे आपने वही बोल्ड वाला एच, उस H के नीचे लिखा CH3। ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर वालों को आपने एक जगह लिखा और इनको एक दूसरे के पैरेलल कर दिया, और BR और इस H को आपने पैरेलल कर दिया। तो जो यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो यहाँ पर भी आपने उसी तरह एक दूसरे के पैरेलल आपने लिख दिया। अब इन दोनों को आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इन दोनों को आप इस साइड पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर उल्टा भी हो सकता है, यानी दोनों CH3 ऊपर को आ जाए और ये दोनों और दोनों इस तरफ और इस तरफ आ जाए, 180 डिग्री पे आप रोटेट भी करें तो जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा वो भी आपके पास ठीक होगा। ये एक और तरीका है कि आपने किस तरह से, यानी अगर आपके पास आप C3 और C4 कार्बन की बॉन्ड, इस बॉन्ड की रोटेशन देख रहे हैं, तो फिर आपके पास इसमें जो है लेट सपोज ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन है। तो ये कार्बन नंबर 3 यानी ये आपका फ्रंट कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल अटैच है और एक आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, बैक कार्बन ये वाला कार्बन है जिसके साथ आपके पास क्लोरीन अटैच है। ठीक है, और मिथाइल वो इथाइल ग्रुप अटैच है, ये C2H5, और आपके पास जो है वो हाइड्रोजन अटैच है ये। ठीक है, तो ये किस तरह से आपने उसको जो है वो उसमें बेसिकली ये यहाँ पे ये बताने का मकसद है कि किस तरह से पर्सपेक्टिव फॉर्मूले से न्यूमैन फॉर्मूले में आपने स्ट्रक्चर को किस तरह से अगर कन्वर्ट, बस तो पढ़ती नहीं, लेकिन अगर आपके पास पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में कुछ स्टैगर्ड या एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन लिखी हुई है और आपसे कहा जाए कि इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखें, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे उलट हो गया। अब तक तो मैंने आपको जितनी भी एग्जाम्पल्स बताई उनमें पर्सपेक्टिव फॉर्मूले से आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा। अब आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन है आपके पास और उसको आपने कन्वर्ट करना है उसमें, लेट सपोज पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में। तो ये फ्रंट कार्बन था आपके पास, ठीक है, उसका ये ब्रोमीन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, यानी और ये CH3 आपके पास इधर है और ये हाइड्रोजन आपके पास लेट सपोज यहाँ। तो ये अगर आप इस वक्त इसको नहीं कर, मतलब इतनी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन एक दो लेक्चर्स जब आप लेंगे और फिर आप इसको दोबारा स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छा मतलब वो क्लियर होगा। इसको जरा यहाँ इस एग्जांपल से आप इसको देखें। ये आपके पास एक न्यूमैन प्रोजेक्शन था, ठीक है, और उसको यानी ये आपने इसको कन्वर्ट करना है पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में। ये आपका फ्रंट कार्बन ये ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, CH3 टेकन ट्वाइस CH आपके पास आ गया। अब या इस ये ब्रोमीन है, ये आपके पास जो है आपने इसको कहा कि वो डॉटेड लाइन से है और उसका जो दूसरा ये वाला हाइड्रोजन होगा वो आपके पास जो है वो बोल्ड लाइन से होगा। अब आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपने ब्रोमीन को डॉटेड किया है और इस हाइड्रोजन को आपने बोल्ड किया है। तो अब इस वाले हाइड्रोजन को अगर ये डॉटेड था तो ये वाला है, चूंकि ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, एक तो आपने उसकी लिखने का ध्यान रखना है और दूसरा आपने ये लिखना देखना है कि इस हाइड्रोजन को भी अब मैं डॉटेड में लिखूं और इसको जो हाइड्रोजन को चूंकि मैंने बोल्ड किया है तो इस हाइड्रोक्सल को भी अब मैंने बोल्ड करना है और मैं लिखूंगी उनको इस तरह से ताकि वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन लगे, क्योंकि वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन थी। और फ्लोरीन को मैं प्लेन ऑफ द पेपर में लिख दूंगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये वेज हैज है, सा हॉर्स है और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये हमने तीन तरह से देखे हैं, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से सा हॉर्स में, वेज हैज में और वेज हैज सा हॉर्स और न्यूमैन में हमने स्टैगर्ड कंफर्मेशन को किस तरह से लिखना है। और अगर हमारे पास वेज एंड डैश है, सा हॉर्स है या न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने इक्लिप्स कंफर्मेशन को किस तरह से लिखना है। तो इक्लिप्स कंफर्मेशन में वो सारे बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और स्टैगर्ड कंफर्मेशन में लाइक वो 60 डिग्री या इस तरह से एंगल से वो दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन एनदर।
सो आइडेंटिफाई द, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, द अल्केन्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द ड्राइंग्स शोन, कि आपने बताना है ये कौन से एल्केन का स्ट्रक्चर है, ये कौन से एल्केन का, ताकि पता चले कि आपको समझ आ गई है कि न्यूमन प्रोजेक्शन आपने ड्रा कैसे करना है। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये डॉट कार्बन नंबर 2 है, ये सर्कल कार्बन नंबर 3 है, और उसके साथ उसका कोई ये कार्बन नंबर 4 है। तो इस वाले कार्बन, पानी में रख दूं, हाँ लेकिन गंदा करना, ठीक है। इसी तरह ये साह और द न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ दिस एल्केन रिजेंबल दैट ऑफ द इथेन एक्सेप्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन हैज बीन replaced by the methyl group. So the drawing is a Newman projection of propane. तो ये प्रोपेन है, लेकिन आप खुद कोशिश करें कि आपको पता लगे कि यार प्रोपेन से न्यूमन कैसे मैंने बनाना है, ठीक है। ये दूसरे वाले को भी अब आपने जरा ये तो ए का सोल्यूशन था ना आपके पास, तो अब आपने ये बी और सी और डी जो है ना, इनको भी जरा देखना है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन हो रही होती है ना, वैसे वैसे जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो एक दूसरे से चेंज हो रही होती है। लाइक ये आपके पास एक कन्फर्मेशन थी, मतलब ये आपके पास है जिसमें आपके पास एंगल जो है वो 0 डिग्री है, और वो +60 डिग्री आप करेंगे तो किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो रहे हैं, या -60 डिग्री की तरफ जाएंगे तो डिफरेंट तरह की आपके पास जो है वो 60 डिग्री पे, ये क्या है, ये स्लाइड बेशक आप इसको अभी छोड़ दें, ये आगे चल के आपको जब हम कंफर्मेशन डिटेल में स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है और इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द न्यूमैन स्ट्रक्चर शोन बिलो, कि ये वाला जो आपके पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल स्ट्रक्चर, कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इनमें से कौन से न्यूमैन प्रोजेक्शन को शो कर रहा है। सॉरी, न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है, और इसमें से जो पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है वो कौन सा था, यानी ये आपको तभी आएगा कि जब आप इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना जानते हो, तो आप इसका जो सही आंसर है वो निकाल सकते हैं कि ये किस तरह से निकला होगा। सो ड्रा अ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने किस तरह से, ये पर्सपेक्टिव फार्मूला आपके पास गिवन है, इसको आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, सो इट विल हेल्प यू। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा, आज का लेक्चर यहीं तक मैं रखूंगी, कि मैंने आपको ये बताया कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी, उनमें हमने देखा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से हमारे पास डिफरेंट तरह के आइसोमर्स बनते हैं। जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है तो आइसोमर्स की स्पेस में पोजीशन उसी हिसाब से रोटेशन के साथ साथ चेंज होती जाती है। जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा बॉन्ड, उनकी डायमेंशंस, उनकी जो स्पेस के अंदर और ये कनेक्टिविटी विल रिमेन्स द सेम, लेकिन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन स्पेस जो है वो डिफर करेगी, उसकी बेसिस पे डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम इन आइसोमर्स को 3 डायमेंशनली पेपर के ऊपर किस तरह से शो करें, उसके लिए डिफरेंट आप समझ लें कि फॉर्मूलाज हैं, वो वेज हेज है, फिशर है, साहॉर्स है, न्यूमन है। चूंकि हमने कन्फर्मेशनल पहले पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास वेज हेज और ये साहॉर्स और ये न्यूमन प्रोजेक्शन आना चाहिए। साहॉर्स कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बुक्स में आपको ये कम कम ही मिलेगा, जिस मैंने आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था। मेनली जो जो आपको आने चाहिए दैट इज वेज हेज बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मेनली जो है आपको ये दो साहॉर्स की आपको इतनी ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द वेज हेज, जिसे हम पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी कहते हैं, एंड द न्यूमैन प्रोजेक्शन। उसके बाद हमने ये देखा कि वेज हेज स्ट्रक्चर को कैसे, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन वेज हेज में कैसे ड्रा होती है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होती है, किस तरह से वेज हेज में हम उसको ड्रॉ करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा, इक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है क्या, ये वो आइसोमर्स हैं जब कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट करता है तो एक ऐसा आइसोमर होता है जो मैक्सिमम एनर्जी पर होता है, और एक ऐसे आइसोमर होता है जो मिनिमम एनर्जी पर होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी एंड एनर्जी डिफरेंस हम कहते हैं कि ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड है। तो पर्सपेक्टिव फॉर्मूले के अंदर या वेज हेज फॉर्मूले के अंदर स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड को किस तरह से लिखा जाता है, या न्यूमैन प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड या इक्लिप्स कन्फर्मेशन को किस तरह से लिखा जाता है, और वेज हेज को न्यूमैन में और न्यूमैन को वेज हेज स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर था वो ये था। अभी मैंने कन्फर्मेशन आइसोमर्स यानी कन्फर्मेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की, यही आपको बताया है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एन इंट्रोडक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन।
ठीक है, आपके पास जो है ये आपके पास समझ लें कि वो प्रोस्पेक्टिव फार्मूले का स्ट्रक्चर था ईथेन का, ठीक है, और ये कौन सा है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। अब मसला इनका मतलब जो सिंपल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम मतलब स्केलेटन्स की मदद से, लाइंस की मदद से, या कंडेंस स्ट्रक्चर्स की मदद से, या कंडेंस स्ट्रक्चर हो सकता है मॉलिक्यूल का आपके पास, या आपके पास कैक्यूल स्ट्रक्चर हो सकता है, या आपके पास पर्सपेक्टिव फार्मूला हो सकता है, ठीक है। यानी आप स्ट्रक्चर को अब तक आप इतने के बारे में जानते थे ना कि ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन इनका वजह क्या है इसके मुकाबले में। So all of these gives us useful information about the structure, but none of them convey information about the dihedral angles. Dihedral angle क्या है कि ये जो इसने उसको बोल्ड किया है कि ये जो दो एटम्स, ये जो बोल्ड एरिया है, ये जो दो प्लेन है कार्बन टू हाइड्रोजन और इस कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल है, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला से हमें स्टीरियो रिप्रेजेंटेशन तो मिल रही होती है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एंगल क्या था। डायहेड्रल एंगल जो दो प्लेन्स के दरमियान एंगल है उसके बारे में हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो हमें बताता है। यानी ये पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर है आपके पास, इससे हमें एंगल क्या है उनके दरमियान, इन स्ट्रक्चर्स के दरमियान एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही होती। ठीक है, ये अब आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आपने पर्सपेक्टिव को जो है वो न्यूमैन में कन्वर्ट करना है। देखिए ये इसको आप ऐसे देखें, ये फ्रंट कार्बन अब आपके पास हो गया और बैक कार्बन आपको नजर नहीं आ रहा। अब ये फ्रंट कार्बन जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, ये उसके 3 बॉन्ड, और आप देखें ये रियर वो सर्कल से निकले हैं पिछले, देखें ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, अब ये कार्बन टू हाइड्रोजन और इस कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान हम एंगल बड़े आराम से, ये जो एंगल है जो इस कार्बन टू हाइड्रोजन और इस सेकंड वाले कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान है वो डायहेड्रल एंगल कहलाता है। तो ये बाकी पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में उसको डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है, बताना कि इसका क्या एंगल है, यहाँ पे कंपैरेटिवली वो इजी होता है। और डायहेड्रल एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि यार वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, ये इक्लिप्स्ड है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के केस में वो 60 डिग्री होगा, लेकिन जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी उसमें वो 0 डिग्री होता है डायहेड्रल एंगल, क्योंकि आपको पता है वो दोनों बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। अच्छा, अब ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं, तो ये आप उसकी इक्लिप्स ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से ड्रॉ करोगे। So this was all about first lecture of the stereochemistry. I hope आपको समझ आएगी। अपने इसको अच्छी तरह से जो है वो बार बार जो है वो पढ़ना है, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।